बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुश आमदीद कहती हूँ। फाइनली अगर देखा जाए तो 2021 और 22 का बजट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने असम्बली में पेश कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन ने खूब शोर मचाया लेकिन उनकी एक भी सुनी ना गई। 900 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो है वो पेश किया गया है। 383 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोझ है वो उमरा तबके के ऊपर लगा दिया गया है। बजट में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए एक बात पे फोकस किया गया है, वो एक आम आदमी को रिलीफ के हवाले से बात की जा रही है कि बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम को जो है उसके दायरा कार को भी वसी किया जाएगा और ज़राअत से मुंसलिक जो लोग हैं उनको भी बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। शाहिद हकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि बजट सिर्फ और सिर्फ इसलिए पेश किया गया है कि इससे हुकूमत के एटीएम में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि एक आम आदमी को मजीद कर्जों के बोझ के नीचे लाया जा रहा है। सवाल ये बनता है कि एक साल के अंदर 900 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, एक साल में अपनी बरामदात को किस तरह से इंप्रूव किया जाएगा और कोविड की सिचुएशन के बाद ये पेश किया जाने वाला बजट कितना अवाम दोस्त साबित होगा या नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सुहेल लशारी साहब, इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं फयाज राय साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी सुहेल लशारी साहब, जब हम बात करते हैं बजट के हवाले से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप डील करते रहे हैं, खुद आप बिजनेस से भी रिलेटेड हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये बनता है कि इस वक्त जो करंट बजट पेश किया गया है 2021 और 22 का, इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट को देखने के दो ही तरीके हैं। एक तो आम आदमी के लिए इसमें क्या है, और उसके बाद फिर जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए क्या है जी। तो मैं ज़्यादातर बात तो आम आदमी ही की करूँगा ताकि आम आदमी को समझ आए। आम आदमी के लिए इस बजट में फौरी और फ़िलहाल कोई ऐसा रिलीफ नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें जो आम इस्तेमाल की और हमारे ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती होने नहीं लगी हैं। अलबत्ता जो इन्होंने टैक्स फ़ोनों पे लगाए थे और फिर उनको इन्होंने विथड्रॉ कर लिया है, वो अब वो पेट्रोल पे लगाने लगे। हाँ जी, गाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने कुछ कीमतें जो है वो कम की हैं, टैक्स कम किया है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि इन्होंने टैक्स शिफ्ट कर दिया, और जब इन्होंने टैक्स शिफ्ट किया ऑन टू दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो फिर सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसलिए अवाम को जो इनका ख्याल था कि रिलीफ मिलेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा चंद माह में ऐसी कोई तब्दीली आने वाली है, क्योंकि ये जब तक आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और अपनी जो फूड सिक्योरिटी इतनी ना कर लें कि आपके पास वसर मकदार में आपके पास हर किस्म का गंदम, चावल, चीनी पड़ी हो, तो ये चीज़ें सस्ती होने को भी नहीं है। इसलिए चाहिए ये था कि भाई ये पेट्रोल को महंगा ना करें, मगर फिर वही बात है जो आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा कि IMF से ये कितना को भाग सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली IMF का जो असूल होता है वो ग्रोथ की तरफ नहीं होता, वो रेवेन्यू की तरफ होता है। तो वो ग्रोथ हो या ना हो, वो कहते हैं जहाँ मर्जी से आप टैक्स इकट्ठा करें और हमें पैसे वापस करें। तो उस लिहाज से आइंदा वाली जो उन्होंने ट्रांशें देनी है उसके लिए भी अब वो यही कह रहे हैं कि 2-3 महीने के बाद हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, आपका जो बजट आया इस पर हम देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है और फिर हम आपको किस्त देंगे, और अभी भी उन्होंने अपनी किस्त रोकी हुई है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं बजट के हवाले से, हमने देखा जी टैक्सेस पे भी फोकस किया जा रहा है। हमेशा से एक रवायत बनती चली आ रही है कि सरकारी मुलाजिमीन की कारकर्दगी देखनी होती है तो ये फोकस किया जाता है कि इसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। ये जैसे एक आम मिसाल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की आप ले लीजिए कि जिसने सबसे ज़्यादा चालान किए हुए होते हैं, उसकी कारकर्दगी को सबसे अच्छा जाना और पहचाना चाहता है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि रेवेन्यू जनरेट करना कितना मुश्किल रहेगा, और टैक्सेस की मद में जिस तरह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया है, इकोनॉमी पे कितना असरअंदाज होगा। ये तो मैं शायरी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो उन्होंने बातें की हैं। बात ये है जी कि पिछला जो बजट ख़त्म हो गया जी, या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, उसमें 5.5 ट्रिलियन या 5.5 खरब रखा गया था टैक्सों की मद में, जिनमें से 2 ट्रिलियन जो था वो डायरेक्ट टैक्स थे, 3 ट्रिलियन इनडायरेक्ट टैक्स थे और 0.5 ट्रिलियन थे ऑन अदर देन टैक्स। जब हम उसको देखते हैं तो हमारी कलेक्शन 4.8 हुई थी।
अब उस 4.8 में 3 ट्रिलियन तो इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठे हो गए जी 0.5 भी हो गए, ये 3.5 तो आ गया। बाकी जो पैसे हैं वो पूरे डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं इकट्ठे हुए। जी 5.5 की जगह वो 4.8 है, जी कहीं 0.7 ट्रिलियन नहीं इकट्ठा हुआ। सो एफबीआर की जो आपको कारकर्दगी है वो यहीं से नज़र आ रही है कि पेट्रोल को महंगा करके या गैस को महंगी करके या किसी और चीज़ को महंगा करके सेल्स टैक्स लगा के आप ले लेते हैं, जो आवाम पे बोझ है और जो अब भी बोझ बनेगा इन दी कॉन्टेक्स्ट। मगर और अग्री करता हूँ कि अगर ये 20 रुपए तक महंगा कर दिया पेट्रोल तो उसका जो रिपल इफेक्ट होगा वो डेवस्टेटिंग होगा गरीब डॉक्टर साहब, आदमी अभी के तो लिए। जो फ्लोर मिल्स के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, आटा महंगा होने का भी बहुत देखें, बड़ा खर्चा है। बात ये है कि मैं एक सेकंड के लिए ज़रा फूड सिक्योरिटी की तरफ आ जाता हूँ आपको, जी। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा जो जीडीपी है या था उसका 54-55% तो सर्विसेज से आता था जी और सर्विसेज को ऐसा लॉकडाउन लगाया गया कि जिसमें जो आईटी या बैंक्स थे उनको या इवन यूनिवर्सिटी थी उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर जो ये थे शादी घर या रेस्टोरेंट्स जहाँ डेली वेजर्स करते थे वहाँ एक बड़ा सिग्निफिकेंटली अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जी कंस्ट्रक्शन के लोग कंस्ट्रक्शन में गए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये सर्विसेज में बहुत सीरियस इशू आया है। इंडस्ट्री का मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ 9% दे रही है तो कोई काम कर रहे होंगे इन सच फोर्थ वहाँ में, मगर एग्रीकल्चर जो है वो आपकी बजट का बड़े इंटरेस्टिंगली पिछले साल तक 22% दे रही थी, इस साल शायद वो 19 समथिंग पे आई है, हालांकि वो कहते हैं कि ग्रोथ 2 समथिंग पे हुई है। अब इसका जरा जिसको डायसेक्ट करें ना आप तो आपको पता लगेगा कि 2% है जंगलात से, 12% आपकी आ रही है फ्रॉम कैटल फार्मिंग एंड फिशरीज, जी ये हो गया 14%। बाकी 8% था जो आ रहा था फार्मिंग से। इस 8% में 3% था फूड क्रॉप्स, ठीक, जो तीनों हैं आपकी वीट राइस एंड मेज। 3% आपका कैश क्रॉप्स है जो तीनों हैं आपकी कॉटन, ये शुगर केन और टोबैको, और 2% दालों से। अब आप 8% को कितना बढ़ा लेंगे? अभी तो हमने अपना आपकी लैंड स्ट्रक्चर आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है, अगर जो इतने सालों से 70 सालों से या 40 सालों से, मुझे एग्जैक्ट जो मर्जी कह लें, आपकी लोएस्ट इन दी रीजन प्रोडक्टिविटी है लैंड की, फूड की, इस सारे में लोएस्ट इन द रीजन प्रोडक्टिविटी है लेबर की जी, लोएस्ट इन द रीजन प्रोडक्टिविटी है मैनेजर्स की। ठीक हो गया। वर्क हैबिट्स हमारे पास है नहीं। मैं कुछ साल पहले फैसलाबाद चेंबर में इसी तरह का फोरम पे गया, 8 बजे मैं बुलाया था, 12 बजे वो आए जी। तो जब चेंबर या दुकानें 12 बजे खुलेंगी तो आप इकोनॉमी की डायरेक्शंस हैज़र्ड है ना जी, बिल्कुल इन दी कॉन्टेक्स्ट। बट ये पैसे रख देने बड़ा अच्छी बात है, आई एग्री, बट उसके जो मैकेनिज्म्स हैं उसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। वो आई होप के 1-2 साल लगेंगे उसको दूर करने में। तो डायरेक्शन इसको, इस बजट को 2 तरह की दी गई है जो मुझे नजर आ रहा है। एक है जो इंडस्ट्री को मराते हैं या और दूसरा ये जो कर्जे वर्जे दिए जाएंगे आम लोगों को बगैर सूद के। आगे उन्होंने क्या करना है उस पैसे से, वो एक अलग इशू है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वक्त हो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ बात करते हैं कि अगर बात की जा रही है कि एक आम आदमी की, तो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ये है कि जी काश्तकारी को मजीद फरोग दिया जाए और इसमें मजीद इस पैदावार में इजाफा किया जाए। हम अपने बरामदात के टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की।
कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली एक्टिव, कमोडिटिव और प्रीशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं। हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं जो लोग हमें देख के फनकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ज़रियून और आप देख रहे हैं टैलेंट टीवी, टैलेंट न्यूज़। और ये सैटेलाइट टीवी है और अभी इन्होंने अपना काम शुरू किया है और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर सामने आ रहे हैं। इनका साथ दीजिए, देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद देती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर बजट के हवाले से बात की जाती है, गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ज़्यादा तौर पर आ चुका हुआ है कि जी किसानों को हर तरह से हम लोगों ने रिलीफ देना है, बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और इस बात को भी बावर कराया जाएगा कि मजीद काश्तकारी की जाएगी। फिलहाल भाई साहब, एक तरफ पे हम ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त करंट सिचुएशन जो है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे, IMF की शराइत के बगैर कैसे हम इस अपने मुल्क को चला सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि किसान जो तबका है उसको रिलीफ दिया जाए, उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएं और छोटे पैमाने पर, छोटे स्केल पर चलने वाली जितनी भी कारखाने हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी कर्जे दिए जाएं। फायदा पहले तो आपसे थोड़ी सी हमदर्दी करना चाहते हैं ना जी कि ये बजट थोड़ा सा हुस्न दुश्मन भी है ना। मेकअप पे खासी इन्होंने महंगाई की है, ठीक है ना, तो ख्वातीन को तो बड़ी ज़रूरत होती है मेकअप की ना। अब बजट पे आए तो बुनियादी तौर पर अगर आप बजट को देखें तो जो हम जैसे मुल्क है ना, जो मकरूज़ हैं, मकरूज़ लोग हैं, कर्जा देने वाले लोग हैं, हमारा बजट आइडियल नहीं होता और आइडियल हो भी नहीं सकता। हमारा जो बजट है ना, ये फ्रेंडली भी होता। ये ऐसे अखबारी बातें होती है कि अवाम दोस्त बजट आ रहा है। अवाम तो सही ऐसे टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोगों, हमारे जो मुल्क है इसमें इसका सब्र भी नहीं है। हाँ, जब बजट आता है तो हुकूमत शादियाने बजाती है, जी देखें ज़बरदस्त बजट आ गया है। अपोजिशन कीड़े निकालती है कि ये कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर हम जैसे लोगों का जो मसला है वो बजट नहीं है, बजट अच्छा था या बुरा था, पेश हो गया। असल बात जो सोचने की है और देखने की ये है कि इसकी प्लानिंग क्या की है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। जो आप कह रही हैं कर्जे देंगे, क्या वो कर्जे वापस आएंगे, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी तरह जो भाई साहब, पहला सवाल तो ये, जो हम कर्जे दे रहे हैं वो पैसे हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, वो पैसे अच्छा, हम लोगों में ये कैसे बड़ी बात distribute है, करेंगे? ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं एक आपको बात कहूँ, हम हमेशा कहते हैं जी IMF जो है ना वो हमारी कैरत से खेल रहा है, हम हमें डिक्टेट कर रहा है। हमारी कौम बड़ी ज़बरदस्त है, क्या मजाज पाया लोगों ने, मांगते भी हैं और अकड़ देखिए इनकी कहाँ पे है। हालांकि हकीकत देखा जाए, देखिए अगर आप एक बंदे को कर्जा देते हैं जी कर्जा देते हैं और वो आप देखते हैं कि वो बंदा कर्जा जो लेकर जो काम कर रहा है वो वापस नहीं कर सकता, उसके सारे हथकंडे ऐसे हैं, तरीकाकार ऐसे है कि वो तो बिल्कुल अपने आप को डुबो रहा है। तो कर्जा देने वाला कहता है जनाब आप कर्जा आपने लिया है तो ऐसे करें कि अब आप थोड़ी सी अपने खर्चे कम करें, आपने मुझे वापस भी करना है। आपने जो छत के ऊपर मकान का एक कमरे का सोचा है उसको ना बनाएं, आप अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूल की बजाय नॉर्मल स्कूल में ले आएँ, आप थोड़ा सा गोश्त की बजाय सब्जी खा लें। वो तो उसको गाइड करता है कि जनाब अब उसने कर्जा लिया है, वो खड़ा हो जाए, नहीं जनाब ये तो मेरी गैरत का मसला है। गैरत कहाँ से आ गई तुम्हारी, तुमने तो कर्जा लिया है ना, अब तो तुम्हें समझा भी रहे हैं कि हमें वापस भी तुम्हें रिटर्न करना है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस लाओ। ये बिल्कुल एक हमारी कौम का अजीब मजाज है कि हम कहते हैं हु इज IMF। यार आपने कर्जा लिया ना, आप अगर आपकी शरायत नहीं होती है, वो देख रहे हैं कि एक बंदा ऐसे काम कर रहा है कि ये कर्जा वापस नहीं कर सकेगा, तो मजबूर कर रहे हैं कि अपने खर्चे कट डाउन करो। तो अब इनको ये सोचना चाहिए ना कि हमने इसको कर्जे को वापस करना है। मुआशी टीम ऐसी बैठाएं जो प्लानिंग करे। IMF को अगर नजर आए कि इनकी प्लानिंग ठीक है और इनके जो तरक्याती अखराजात हैं वो सही जा रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसको क्या जरूरत है सरकारी मुलाजिम की तरह पे कट लगाए। तो तुम मजबूर होकर कहता है कि मुझे आपने वापस भी करने हैं, भले मान से आप पैसे उड़ा रहे हो,
तो ये क्या करोगे? तो हम वहीं खड़े हो जाते हैं, देखिए जी IMF ने हुक्म दे दिया, हमें डिक्टेट कर दिया, और हमारे गैरत और कौमी जज्बे सारे फजा में आ जाते हैं। लेकिन भाई फयाज राय साहब, कितनी खूबसूरत बात है ना, जब बात आती है कौम की गैरत की या बात की जाती है अवाम की, तो अपोजिशन भी चुप हो जाती है। वो अपोजिशन जो मुत्तहिद हो रही थी टफ टाइम देने के लिए, वो सिवाय हुल्लड़बाजी के उस वक्त असेंबली में कुछ भी नहीं कर रही थी। गैरत उन कौमों की होती है जो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होते हैं, जो किसी से कर्जा नहीं मांगते, जो अपनी प्लानिंग से गुजारा करते हैं। ठीक, वो इसी- नहीं जो खा पी के अल्ले तल्ले करके ना वो मौजे कर जाते हैं, उनकी कोई गैरत नहीं होती। और दूसरी मैं आपको कहूँ कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से ये जो हमारे हैं ना ताजर बरादरी और दूसरे लोग, ये बड़े हुनरमंद हैं, बड़ा हुनर जानते हैं टैक्स छुपाने का। ये पूरी प्लानिंग भी गवर्नमेंट कर लेना तो इनको काबू नहीं कर सकती। Right. इमरान इसलिए खान एक साहब ने छोटा- खुद कह दिया ना कि अगर मुल्क में वुज़रा करप्ट हो या बाकी दीगर अमला करप्ट हो तो वो स्टेट कभी कायम नहीं रह सकती, फायदा- क्योंकि एक आम आदमी ने पैसा तो आवाम से वसूल फायदा करना है, मैं है। आपको बताऊं, पिछले दिनों लाहौर में एक शॉपिंग सेंटर था, उस पर आग लग गई। जी, तो मेरे एक जानने वाले वहाँ बड़े अफसर थे, ताजरों ने कहा जी पर बड़ा जुल्म हुआ है, दुहाइयाँ दे रहे हैं जी, हमारी आग लग गई, करोड़ों का सामान चल गया। उसने बहुत ज्यादती हुई, आपके पास मेहरबानी, आप मेरे पास आए, आप लिख कर दें, हम आपको पाई पाई देंगे। आपने बड़ी कौम की खिदमत की है, बड़ा कौम को लुटा है, जिंदाबाद आए। तो जनाब जब उनके पास गए तो किसने लिखा जी मेरी दुकान में 50 करोड़ का सामान था, किसने 40 करोड़, अरब तक भी पहुंच गए। जी, लिखा बिल्कुल ठीक है, आप नए हमको देते हैं। उसके बाद उन्होंने उनके टैक्स चेक किए, गोशवारे चेक किए, कोई भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख उससे मतलब ज्यादा टैक्स नहीं किसी ने पे नहीं किया हुआ था। इसी जी। पॉइंट पे आपके वापस आऊंगी। सुहेल शाहिद साहब, अगर हम बात करते हैं तरक्की कामों के हवाले से, 900 अरब रुपए का जो बजट दिया गया है, इसको पूरा करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ये कैसे पूरा किया जाएगा? और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बरामदात है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी कह रहे हैं कि नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं, तो तकरीबन 383 बिलियन के नए टैक्सेस हैं, और 3 मेरे ख्याल में 1 बिलियन इन्होंने अभी फिर से लेना है IMF से, जी। और तकरीबन इतने इनकी डेट सर्विसिंग है, यानी कि जो आएगा वो चला जाएगा। और देखें, जो टैक्स के हसूल की बात है ना जी, ये दो धारी तलवार है। ना हुकूमत ने आज तक कोशिश की है कि टैक्स वसूला जाए, और ना ही बिजनेसमैन और ट्रेडर्स ने उसी तरह इंसाफ से टैक्स दिया है। मगर जितना भी टैक्स दे रहे हैं, आफ्टर ऑल यही बिजनेसमैन और यही ट्रेडर्स ही दे रहे हैं ना। आज जी। तक अगर आपने लास्ट टाइम 4.8 बिलियन कलेक्ट किया, तो कहाँ से कलेक्ट किया? इन्हीं लोगों से ही कलेक्ट किया। मगर कहने का मकसद ये है कि मैं एक हद तक तो राइस साहब से इतफाक़ करता हूँ कि 100% टैक्स नहीं दिया जाता, और दुनिया में शायद कहीं भी नहीं दिया जाता। हैविंग सेड दैट, हमें चाहिए कि हम अपना टैक्स नेट ब्रॉड करें। उसका क्या मतलब है कि जितनी भी कारोबारी सनतें हैं और दुकानें हैं, वो रजिस्टर। अभी तक आपको, मैं समझता हूँ, लाहौर का नहीं पता कि लाहौर में कितनी दुकानें यही बात हैं। आपने मुझे एक इंटरव्यू में भी कही थी कि एक तो इस स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए, हाँ। और दूसरा जो लोअर लेवल पे जो काम करने वाला बंदा है उससे उसके मसाइल को सुना जाए, बिल्कुल सुना और जाए। उसके मसाइल के मुताबिक जो है वो हिकमत अमली तैयार की जाए। देखा ना, जैसे अब ये बजट है, बजट आखिरी 3 महीनों में तैयार कर लेना तो ऐसा ही है ना कि एक प्लेयर को आखिरी 4 बॉलों में भेज देना और कहना जाकर छक्के मारो, तो वो हो नहीं सकता। जी। बजट पूरे साल का एक प्रोसेस है, और उस डेटा को कलेक्ट करना है कि किस तरह से इस वक्त टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और ग्रोथ कैसे हो रही है पर मंथ पर डे के हिसाब से, ताकि फिर जब वो बजट आए। अलबत्ता मैं तो अभी क्या सबसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि ये जो प्रोसेस है, ये कम से कम 5 साल का बजट आना चाहिए। ये 1 साल का बजट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बजट पे बात कर रहे हैं ना, ये अदाद शुमार का गोरख धंधा तो सारे बता रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, अब चलन में आ रहा है, वो सबको शायद पता है, फोकस भी मुझे उसको लगता है रिपीट दादो करने की शुमार जरूरत पे नहीं किया है। जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि कम से कम 5 साल का एक बजट आना चाहिए, क्योंकि एक हुकूमत 5 साल के लिए ही आती है, और फिर हर साल उसमें तरमीम होनी चाहिए, और जी। उसमें जो भी आप डेटाबेस देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लानिंग पहले होनी चाहिए, जैसे राज साहब ने भी कहा। तो बजट का सिर्फ ये नहीं है कि कितना टैक्स बढ़ा दें, IM से ले लें। अब आप हैरान होंगी कि कोई भी रिफॉर्म एजेंडा भी जो हम लेके आना चाहते हैं ना, तो हम लोन लेके करते हैं। इवन आपने अगर कहते हैं कि जी हमने स्किल डेवलपमेंट करनी है, तो वो भी आप ADB से लोन लेते हैं, और फिर मतलब एडवाइस या इतना कहीं लोन और ले से लेते हैं। लेते ये हैं। तो IMF का लोन तो एक है ना, देयर सो मेनी, वर्ल्ड बैंक, कुवैत फंड, पेरिस फंड, G7 फंड, आप तो भरमार कर देते हैं, हर तरीके से आप लोन ले रहे होते हैं। मगर असल बात यही है कि मैं जो यहाँ आपके चैनल से ठीक हो गया। प्रोसेस है, एक मेरी बस आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं
कदा कलामी माफ, कि जब तक इंडस्ट्री को ये वो मरातें नहीं देंगे, वो मिनिस्ट्री नहीं देंगे जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी है, ताकि एक दफ़ा ये कौम जो इसका जमूद हुआ है फ्लाई व्हील का, वो एकदम से क्विक स्टार्ट हो जाए और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगाएं, सबको आप टैक्स नेट में लेके आए, थोड़ा ले लें, मगर आपका जो बेस बड़ा हो जाएगा तो आपका टैक्स कलेक्शन बेहतर हो ये जाएगा। मुमकिन तभी होगा कि जब हम ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। ग्राउंड पे तो काम ही कोई नहीं कर रहा। जब ग्राउंड रियलिटीज को कुछ चेक ही नहीं करेगा तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि काम आदमी तक रिलीफ पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इकॉनमी के लिहाज से, तो हमने देखा कि फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे किया जाता है, जो हमारे बजट पे भी किया जाता है, और जिस बात का मुझे शायद थोड़ा सा अफसोस भी है और नाराजगी भी है इस पॉइंट के ऊपर। या तो हम फोकस करते हैं उमरा तबके के ऊपर कि जिसके ऊपर टैक्सेस की रेशो को बढ़ा दिया जाता है, या फिर फोकस किया जाता है एक आम आदमी के ऊपर। मिडिल क्लास जो इस वक्त इस सोसाइटी में स्टैंड करती है, उसके लिहाज से तो बजट में कहीं दूर दूर तक तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अगर बात आई है तो एक आम आदमी की नजर आई है, या तो बात आई है तो बिल्कुल एक अमीर तबके की बात नजर आई है। देखिए जी, बात यह है कि मैं अगर इजाज़त दे दें तो आपका एक सवाल बड़ा साहब के साथ था, उस पर भी बात कर लूँ। जी जी। वो सवाल आपका था कि वो पैसे कहाँ से आएंगे जी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक्स शायद नहीं समझने की बात है कि कोई कैश नहीं दिया करता आपको। एक अब तो कंप्यूटर आ गया जी। सिर्फ आपका अकाउंट खोल के आपको चेकबुक दे दी जाती है जी कि जी निकाल लो, कभी उसमें पैसे नहीं होते, आप वापस कर रहे होते हैं। बिल्कुल इन दी कॉन्टेक्स्ट। सो ये कि कहाँ से आएंगे वो ऐसा इशू नहीं है, वापस करना इशू है सारा का सारा। अब आपने जो सवाल पूछा है वो टेक्निकली ये है जी कि मैं तो इस सारी जो इकोनॉमी है इसको 2 हिस्सों में देखता हूँ। आपने 3 हिस्से कर दिए जी। एक जिसको आप इशराफिया कह रहे हैं, दी अपर 20-25 मिलियन पीपल, जिसके अंदर आपकी वो मिडिल क्लास भी आ रही है जी। कि 3 से 5% वो हैं जो इस मुल्क को क्राइसिस में भी उनके पैसे बन रहे होते हैं जी। जिनके लोग शायद हर गवर्नमेंट में हैं, हर पार्टी में हैं जी। और हर बिजनेसेस में हैं एंड सच फोर्थ। उसके उनको पे टैक्स नहीं लगाए जाते जी। उनको वो सब्सिडीज दी जाती हैं। और बाकी नीचे जो 200 मिलियन के करीब लोग हैं जो हम तो उसमें जो आपने कहा ना कि सबसे गुर्बत की लकीर के नीचे कोई 43 मिलियन के, अब वो ज्यादा हो गए हैं कोविड की वजह से। उस पे आपने जो पहले सवाल का पूछा था ना कि IMF की शर्तें, IMF की शर्तें ये हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन करें अपने मुल्क को। अब उन मुल्कों के पास पिछले 40 साल से पैसे नहीं है हमें देने के लिए, वो कह रहे हैं कि अब अपने लोगों को खुद ठीक करो, ये उनकी शर्त है। इसीलिए तो सब फोकस किया ये जितनी भी आपकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर है, ये उनकी शर्त है जी। उनकी शर्तें सिर्फ टैक्स लेने और लेने पे नहीं है। बात ये है जी कि ये जो मिडिल क्लास है ना जिसकी बात आप कर रहे हैं, बल्कि 40 to 50 मिलियन को ये दे दिए प्रोग्राम्स, क्या होते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ऊपर वालों को दे दिए सब्सिडीज। बिल्कुल। अब टैक्स तो लेना है ना, तो वो जो आप मिडिल क्लास कह रहे हैं जिनके 2 या 3 हिस्से हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास अभी भी बंद करके बैठी है माल रोड को, क्योंकि उनको उनके असल इश्यूज हैं। और उनको मिडिल क्लास वो है जहाँ से टैक्स लेते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं जी। जो काम भी अपना पूरा करते हैं, तनख्वाह भी करते हैं। प्रॉब्लम उनका ये है कि आपने प्राइसेस जो हैं वो डॉलर्स में कर दी और तनख्वाहें जो हैं अभी रुपयों में रखी हुई हैं जी। तो जब तक ये बैलेंस को आप दूर नहीं करेंगे, इम्बैलेंस को, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिल जाती है। मैं एग्री करता हूँ लाशारी साहब के साथ कि जब तक आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म नहीं लाएंगे तब तक आप चीजों को ठीक नहीं, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं सकती। पढ़े लिखे लोग जो हैं
वो तो पॉलिटिक्स में आते ही नहीं है, क्योंकि या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय डॉक्टर है। साहब इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। सियाज बड़ाई साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम बात करते हैं इस मुल्क की आवाम से रिलेटेड, जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जब असेंबली में बजट पेश किया जा रहा था तो हमेशा की तरह एक रवायत बन चुकी है कि बजट के दौरान शोर शराबा भी किया जाता है, बल्कि खास तौर पर ड्यूटी लगा दी जाती है कि किस बंदे ने किस मोर्चे को संभालना और वहाँ पे बैठ के किस किस्म की कॉमेंट्स करने हैं। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अपोजिशन से तनकीद करके शायद हकान नवासी साहब ये कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ हुकूमत ने अपने एटीएम में इजाफा करने की इस बजट को बनाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि जी इस वक्त अगर देखा जाए तो एक आम आदमी के हालात जो है वो मजीद बदतर कर दिए गए हैं और उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया है। सर, इस मुल्क में अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन जो है वो जो पीडीएम इनका एक इत्तेहाद कायम हुआ था, वो इत्तेहाद के तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक हम लोग अपनी पार्टीज में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे तब तक तो ये बात हम मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जो हमारे लीडर हैं, जो हमने मुंतखब करके ऐवानों में भेजे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे थे, ज़हनी तौर पर बड़े पसमानदा से लोग हैं, ठीक है ना। आप बजट का दिन देखें, हमेशा इस बजट के दिन को देखें कितना शोर शराबा होता है, बाकायदा प्लानिंग की जाती है। इवन उन्हें ईयर माइक लाकर उन्होंने उस बजट को पढ़ा है शौकत तरीन साहब ने। तो जो इतना अहम फैसला हो रहा है जिसके बारे में लाचारी साहब कह रहे थे कि ये तो 5 साल के लिए होना चाहिए, तो अगर 1 साल का बजट है और बजट पेश हो रहा है, आप उसको सुन रहे हैं और आपने मछली मंडी बनाई हुई और जो तूफान मचाया हुआ है और इन द एंड आप बाइकाट करके चले जाते हैं और बाहर जाकर आप कहते हैं जी इससे बुरा बजट तो कोई आया नहीं। ये तो 12 साल पुरानी की तकरीर है। हुकूमत वाले जो है वो शायद आपके पास भी कोई प्लान बी भी तो नहीं है ना कि जिसको आप बता सके, गवर्नमेंट को बता सके कि बात जी यही है। आपने जो ये एक्चुअली बजट बात ये आपने मुख्तस बड़ा किया अच्छा है। सवाल किया है कि उनको तो चाहिए कि इन चीज़ों को गौर से सुने या सियासत को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। आपको अवाम ने मुंतखब किया ना, आप उनके साल का खर्चा जमा कर रहे हैं, आप बैठें, सुने, एक एक शिक को सुने और एक एक शिक से उनको काउंटर करें। आप उनके लिए मुतबादल इंतजाम है कि हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है। और गवर्नमेंट भी देखे, एक्चुअली मसला मेन ये है कि बजट मसला नहीं होता। बजट को एक फ्रीक अच्छा कहता है, दूसरा बुरा कहता है। मेन ये है कि आपकी गुड गवर्नेंस क्या है। आपको पता है, आपकी ये खबर का पता है फायदा कि पिछले साल 39% बजट जब वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ जी। यानी अगर आपका बजट इस्तेमाल ही ना हो और गलत जगह पे इस्तेमाल हो तो फिर क्या फ़ायदा है। मेन चीज़ इस मुल्क का जो मेन और बुनियादी मसला है वो गवर्नेंस है। जब तक गवर्नेंस नहीं होगी, इदारे अपना अपना काम नहीं करेंगे, जिस मकसद के लिए बजट रखा जा रहा है उस पर लगेगा नहीं, उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं, कोई असर। साहब, यहाँ पे तो हालात हैं कि गवर्नमेंट कोई भी तरक्याती मंसूबा मंजूर कराती है, उसके अंदर कोई ना कोई करप्शन खुल के सामने आ जाती है। अभी हालिया रिंग रोड की करप्शन को आप ले लीजिए कि रावलपिंडी रिंग रोड की जो करप्शन है वो एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है, तो फिर कैसे काम होगा? वो तो वही मैं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस का मसला है, किसी में एतमाद नहीं है। हर बंदा खौफ में मुब्तला है कि मैं ये कर दूंगा। देखिए सरकारी बंदे डिसीजन तो लेता है 2 तरफ से 3 तरफ से। डॉक्टर साहब का कहना है कि जी एक पढ़ा लिखा आदमी जो है या तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होता है या वो अपना छोटा मोटा कोई काम कर रहा होता है, वो फिर हम ऐसे लोगों को कैसे लेकर आएंगे और कैसे पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आ सकते हैं? फायदा ये मुल्क है ना बड़ा डिफिकल्ट दौर से गुजरा है। हमारा जो मसला है ना, हम प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की मुझे बड़ा दुख हुआ, उसने बड़े फख्र में ये कहा या किस अंदाज में कह दिया, देखो जी इंडिया भी हमसे आगे जा रहा है, बांग्लादेश भी हमसे आगे जा रहा है। भाई जा रहा है तो तुम फिर रात को सोते क्यों हो, जागा करो, बैठ जो माशी टीम को बैठाकर। अगर इंडिया भी हमसे आगे चला गया, वो भी चला गया, बांग्लादेश भी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी सारी टीमों को इकट्ठा कर लें। कोविड के दिनों में बांग्लादेश के अंदर महंगाई के अंदर 5% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान के अंदर 10% इजाफा। अगर आपको चीजें कंट्रोल नहीं आ रही तो किस बात पे आप हुकूमत की बात किस बात की कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस इनको लाने जरूरी है, हर इदारे में इस्लाह करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, इस बजट को देखें, जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो हमेशा कहते थे कि इस मुल्क का मसला आबादी है। जब तक आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, सजूम को नहीं रोकेंगे, आज तक मर्दमशुमारी तो हो नहीं सकी, वो नहीं हो सकी। और इस बजट में देख लें, बहबूद आबादी के लिए क्या मंसूबा है, कोई आबादी को रोकने के लिए है। रिफॉर्म्स आज तक और जो मेन जो लाचारी साहब यही जो कह रहे थे कि इस कौम को पहले मुलज़्ज़म तो करें, देखो तो सही कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कितने बंदे हैं, इनकी ज़रूरियात क्या है, और फिर उसके मुताबिक आप प्लानिंग करें। और प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देन कोई रिजल्ट निकलेगा। लाचारी साहब, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड रहे हैं सर। जब टैक्स नेट को वसी करने की बात जो आपने की कि इसको जब उसका दायरा कार वसी कर दिया जाता है, फिर एक सवाल तो ये बनता है कि वो टैक्स वसूल कैसे किए जाएंगे। दूसरी बात ये बनती है कि वो ताजर बिरादरी कि जो इस वक्त इस टैक्स के ऊपर नाराज नजर आ रही है, लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग तो अपने पैसे एक आम आदमी से ही वसूल करेंगे। जिसने चीज ही अगर 10 रुपए की खरीदी होगी तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 7 रुपए या 8 रुपए में उस चीज को सेल करेगा?
सर इस किस्म की चीज़ों से निपटने के लिए गवर्नमेंट को किस किस्म के प्लान्स को इख्तियार करना चाहिए था? आज पंजाब का बजट भी आ रहा है। देखिए, बात असल यही है कि हमें यहाँ बिल्कुल इस चीज़ की आदत नहीं है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा किया जाए। तो स्टेक होल्डर सिर्फ जैसे कैस साहब ने भी कहा कि वो लीड नहीं है जो 3.5 या जी 3% है, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला के कराची से और लाहौर से बात कर लेते हैं। जी असल तो बेसिक जो ग्राउंड पे लोग हैं उनसे मशवरा करने की ज़रूरत है कि टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे देंगे। अब तो खैर डिजिटलाइज दौर है और आप अगर रजिस्टर कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगाते हैं। जी हमारे बचपने में तो टांगे पे भी एक नंबर लगा होता था, रेड़े पे भी नंबर लगा होता था, और वो चाहे साल का 1000 रुपया दे रहा हो, वो दे रहा होता था कुछ ना कुछ। तो इसी तरह अब भी आप देख लें, प्लाजाज बनते हैं, माशाल्लाह आपका दफ्तर भी बड़ा खूबसूरत एक प्लाजा में बना हुआ है, जी। मगर जो मर्जी आके तो दुकान खोल ले, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, किसी को Registered पता ही नहीं है कि भाई ये आज दुकान इसी खुली है बात कि के नहीं ऊपर खुली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चीखें लगाई। उन्होंने कहा जी शारा फैसल पे अगर बात की जाती है कराची के हवाले से, फौजियों तक ने तो अपनी जमीन दे दी, लेकिन जो कमर्शियल तौर पे या जो गैर कानूनी तौर के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसका तो किसी के पास कोई सिस्टम जो है वो रजिस्टर ही नहीं हुआ हुआ। तो मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो ये था कि कोई दुकान छोटी हो या बड़ी हो, सिंगल शटर हो, जैसे भी हो, वो उस वक्त तक खुल नहीं चाहिए जब तक उसके पास एक नंबर ना हो नंबर और ना उसके हो। पास इजाजत ना हो। बेशक पहले 1 साल 2 साल ना लें उससे टैक्स, जैसे हम प्लाजे वाले भी करते हैं कि चलो भाई 3 महीने का किराया ना दो, मगर आ जाओ दुकान ले लो और बैठ जाओ। तो कहने का मकसद ये कि थोड़ा ले लें, 2-3 साल के बाद ले लें, मगर उसको रजिस्टर तो करें ना, वो आपके डेटाबेस में ये आए तो कैसे सही है। मुमकिन होगा लशारी तो साहब? देखिए, चलिए ये तो हुकूमत जब चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती है, एंड इफ आई एम अलाउड टू से, हुकूमत से बड़ा माफिया ही कोई नहीं होता। तो वो चाहे, अभी देख लेना कोरोना की वजह से सब दुकानें बंद होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं 8 बजे बंद होती हैं कि नहीं होती हैं, होती कभी हैं। पहले हुई थी। तो हुकूमत अगर चाहे तो वो सारे सिस्टम काम हो ठीक कर सकते सकती हैं, है। मगर जो बड़े ज़रूरी इश्यूज हैं ना जी, उनकी तरफ आते हैं। एक तो राय साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात ही एक ट्रस्टफुलनेस होती है कि आपका एतबार हो कि जो आप कर रहे हैं और सच हो। हम पीछे क्यों रह गए हैं? हम किसी तौर पे पीछे नहीं है, हम अखलाकी तौर पे सबसे पीछे रह गए हैं। हमारी अखलाकी गिरावट सबसे ज़्यादा हो गई है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपके पास बेहतर इंसान नहीं होंगे, बेहतर इंडस्ट्री, बेहतर दुकान नहीं हो सकती, क्योंकि चलाना इंसान ने, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो। उसके अलावा इस वक्त का जो दौर चल रहा है वो इनोवेटिव, क्रिएटिव ड्रिवन प्रोडक्ट्स का है। जी अब वो दौर चला गया कि आप मिट्टी के खिलौने बना के और वो दुनिया को बेच जाएंगे। और फिर एक्सपोर्ट्स को अगर आपने बढ़ाना है तो आपने नई मार्केट्स को देखना है। आप वो ही और यूरोप और exports उसकी अमेरिका सूरत की में तरफ बढ़ जाते हैं, सकती है, सेंट्रल बिल्कुल। एशिया है, अफ्रीका आपसे आगे निकल गया है इस मामले में। आप नई मंडियां तलाश करें, और ठीक है। सबसे जो जरूरी बात है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और मैं तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय एक नई इख्तलाफ देना चाहता हूँ, रिसर्च एंड पॉलिसी। आप रिसर्च करें कि हमने कौन सी पॉलिसी बनानी है और कौन सी पॉलिसी जो है वो इक़्तिसादी तौर पे बेहतर होगी, और उससे आम आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी भी, और क्रॉस द बोर्ड ऐसी पॉलिसीज हों कि उसके साथ सब फायदा। R&D अगर आप नहीं करेंगे, R&P नहीं करेंगे, तो तरक्की का जो पहिया है वो इसी तरह चलेगा जैसे आजकल चल रहा है और चलता रहे। डॉक्टर कैसा, जब हम मुझे वाइंड अप की तरफ ही पढ़ना है, लेकिन वाइंड अप से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा ये जा रहा है, महिला पंजाब जो है वो ये कहते हैं कि हमारा जो बजट होगा वो इंतहाई तारीख साज बजट होगा। जनूबी पंजाब के लिए भी खास हिस्सा उस बजट में रखा गया है, तरक्याती कामों पर ही फोकस किया जा रहा है। सर सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हमने फिगर्स तो दे दिए गए हैं कि इतने 100 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे, एहसास प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है, बिलासूद कर्जे भी मुतारफ हो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल ये बनता है कि सर ये तमाम चीज़ें करने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा? क्या 1 साल के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कवर कर सकेंगे? देखें, फेडरल और प्रोविंशियल बजट्स 1 साल, जैसे मैं एग्री कर रहा हूँ लशारी साहब कि 5 साल तो किसी वैसे ही इंडस्ट्री को सर्वाइव करते लगते हैं, उसका ब्रांडिंग लगते हैं एंड सच। बात ये है जी कि मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले वो पॉलिसी की जो बात की कि आप एक इकोनॉमिक पॉलिसी दें जी कि आपने एग्रीकल्चर को अपना इंजन ऑफ ग्रोथ लेना है, आपने नई इंडस्ट्री को जिसमें हाई टेक इंडस्ट्री है उसको इंजन ऑफ ग्रोथ देना है, आपने सर्विसेज को देना है। जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है
जिसमें आई एग्री कि आप एक इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि वो ब्लैक इकोनॉमी पे और दूसरियों को आप कह रहे हैं कि आप रजिस्टर हों, तो ये इस तरह नहीं चलता। सारी इकोनॉमी को आप 5 साल के लिए टैक्स फ्री करें और कहें कि रजिस्टर आप होंगे, हम टैक्स नहीं लेंगे। फिर लिंक करें आप स्कूलों के साथ कि वो इंडस्ट्री जिसने टैक्स देना है, अगर वो मॉडर्न स्कूल अडॉप्ट कर ले गवर्नमेंट का मॉडर्न लाइंस पे, तो उसको इतने % टैक्स माफ। ये पॉलिसीज हैं जहां आप लिंक करते हैं अपनी विजन को, जो नहीं है ये कह देना इसको कर्जे दे देने, इसको कर देने। देखें, आपने इस दफा 850 या 820 सीसी की गाड़ी को कम किया है, शायद आपने बसों को क्यों नहीं किया? आपने जो सबके लिए था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे हर बंदा यूज कर रहा है, इन्हीं कंपनियों को कहते हैं कि बसें बनाएं। आपने स्मॉल फार्मर के लिए जो इम्प्लीमेंट्स और छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, आपने उनको क्यों नहीं मराते दे दी ताकि आपकी एग्रीकल्चर, आप कर्जे जो देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आ जाएं। बिल्कुल जी, स्मॉल फार्मर तो अब एक्सपैंड नहीं कर सकता ना लैंड, वो अपनी ट्रैक्टर नहीं चला सकता, वो छोटे छोटे इम्प्लीमेंट जो चाइना ने किया और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो नहीं दिया है आपने। सो कई ऐसी चीजें थी, आपने कह तो दिया कि हम ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, बट जब ऑन रियलिटी आप आते हैं तो फिर आप तो कारों की इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं, मराते हैं, तो और कारों के कर अंदर उसी इंडस्ट्री में आप बसें भी पैदा कर सकते थे, इम्प्लीमेंट्स भी पैदा कर सकते हैं। इन शॉर्ट इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। डॉक्टर साहब मुझे इतना बता देंगे, बजट अवाम दोस्त था कि नहीं? देखिए, अवाम दोस्त कोई बजट नहीं होता, उसने गवर्नमेंट चलानी होती है। ठीक हो गया। महंगाई बढ़ेगी, मगर 2 सालों में जब तक वो डैम्स बनेंगे, जब तक वो हम इंडिजिनस रिसोर्सेज से बिजली पैदा करने, तो इसके मरात नजर आने शुरू हो जाए। फयाज राय साहब, सबसे आखिर में मुझे बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस बात पे फोकस किया है कि जी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नौजवानों को ले जाया जाए, इस तरह से रोजगार के जो मौके हैं वो फराहम किए जाएंगे, बल्कि लोगों को ईजिली मिलेंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और लास्ट में फिर भी पूछना चाहूंगी कि ये बजट आपको कितना अवाम दोस्त मालूम हुआ? और एक तो मैं आपको बात बता दूं कि ये जो कर्जा स्कीम है ना जी, कर्जा देने से कौमें ठीक नहीं होती। आप 100 बंदे को कर्जा दें, 90 बंदे वैसे होंगे जो मजीद कर्जे में फंस जाएंगे। हमारे लोग, हमारी साइकी बन चुकी है, और कर्जे से बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कर्जा दे देकर आप हर शोबे में कर्जे दे दें, उसके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। और दूसरा, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो हुकूमत इनके पास है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको पावर्स दिए, इख्तियारात दिए, आवाम ने उन पर एतमाद किया है। उनको बैठ के सोचना चाहिए। उनके पास माशी टीमें, उनके पास इदारे हैं, उनके पास फ़र्द हैं। उनका ये हक है कि जो बातें हम यहाँ बैठ कर रहे हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे बैठ कर लोग कर रहे हैं, जो कॉलम लिख रहे हैं, जो आवाम थड़ों पर बैठ कर बातें कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? सब मसाइल का पता है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से मिल लें, सारी चीज़ें जानता है। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी सारी चीज़ें जानते हैं। ये नहीं कि उनको पता ही है, सिर्फ यह है कि कोताही है। उनको मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। और वो जो आप दोनों नहीं नजर आ रहा है मुतवस्सित तबका कौन है, दरमियाना तबका कहाँ ख्वार हो रहा है, सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट ठीक करनी चाहिए। सबको बैठना चाहिए और बैठकर ठीक करनी चाहिए, कैबिनेट ठीक करनी चाहिए। सिर्फ ये शाबाश देने से नहीं, उसको देखना चाहिए कि अमली तौर पर क्या रिजल्ट आ रहा है। और जो उनके बुजदार वसीम अकरम प्लस बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह, जो लाशारी साहब ने बैठे हुए हमसे बात की थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत खराब है। जब तक, क्योंकि हुकूमत तो ये चला रही है। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट के अंदर रिफॉर्म्स लानी चाहिए और उसके बाद फिर आगे रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की मजबूत बुनियादें करें, दुरुस्त बुनियादें करें। ऐसे बंदे बैठाएं जिनमें कुछ एनर्जी हो, जिनमें सोच हो, जो सोचने से पहले सोचें, जो करने से पहले देखें और उसको इम्प्लीमेंट होता देखें, जो काम करें। और ये नहीं कि खाली शाबाश दें और कहें वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आम बंदे को फ़ायदा भी हो, लोगों को ये भी पता चले कि उनका बिजली का बिल अगले महीने कम हो गया, सुई गैस का बिल कम नज़र आ रहा है, पानी का बिल कम नज़र आ रहा है, उनके कर्जे कम हो रहे हैं, उनको नज़र आए। आम बंदे को तो ये है कि फ़ायदा नज़र आए, ऊपर क्या हो रहा है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। तो आम बंदे को इस बजट में कोई रिलीफ नज़र नहीं आता, क्योंकि उस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जो चीज़ें आपको मैं समझ कर रहा हूँ लास्ट में, हमारा ये बड़ा अलमिया है कि जो चीज़ें महंगी हो गई हैं ना, वो वापस नहीं आएंगी। बरकरार रहेंगी, हमारी ये कौम बड़ी जिंदा दिल और बड़ी जरूरत वाली है। हमारी गवर्नमेंट है भी कि हम जो एक दफ़ा महंगाई हो जाए उससे में
इस्तेकाम ज़रूर रखते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे नहीं लाते। नाज़रीन, आइए तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बजट के क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे और हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ायज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।